लेक्चर नंबर 3 में कूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। मैं इंजीनियर आरबी सिंह, यह स्टूडेंट छपरा से आपको क्लास 12th का पहला जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, उसमें आज हम लोग कूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। कूलॉम्स लॉ, कूलाम नियम, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में दिया गया है। यह प्रयोगों से सिद्ध हो चुका है कि दो आवेश एक दूसरे को या तो आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे दो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और दो विजातीय आवेश या विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। उनके बीच की इस बल को वैद्युत बल या विद्युतीय बल कहते हैं। इसी विद्युतीय बल के लिए कूलाम द्वारा, फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम द्वारा 1785 में एक नियम प्रतिपादित किया गया जिसे कूलाम नियम कहते हैं। और इस कूलाम नियम में दो आवेशों के बीच के बल को मापा गया। प्रयोगों से बतलाया गया कि उन दो आवेशों के बीच बल कितना होता है। लेकिन कूलाम नियम में दो बिंदु आवेशों के बीच के बलों के बारे में बतलाया गया है। इसलिए हम लोग पहले बिंदु आवेश को एक बार समझ लेते हैं कि बिंदु आवेश क्या होता है। तो अगर दो आवेशित वस्तुओं को दिया गया हो, एक आवेशित वस्तु यहाँ पर दी गई हो, मान लो इस आवेशित वस्तु पर आवेश Q1 है और दूसरा आवेशित वस्तु यहाँ है और इस आवेशित वस्तु का कुल आवेश Q2 है, ये वस्तु भी है, इनके बीच की दूरी कुछ है मान लो। अब इन दोनों आवेशित वस्तुओं के बीच की जिस दूरी की तुलना में, ये जो दूरी है, इस दूरी के तुलना में जब प्रत्येक आवेशित वस्तु का आकार काफ़ी छोटा हो या नगण्य हो तो प्रत्येक आवेशित वस्तु को हम बिंदु आवेश के रूप में लेते हैं। इस आवेशित वस्तु के कुल आवेश को एक बिंदु आवेश की तरह ले सकते हैं। इस आवेशित वस्तु के कुल आवेश को एक बिंदु आवेश के रूप में यहाँ पर हम ले सकते हैं। ये बात हम लोगों को दिमाग पर रखना है। अब एक बात मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ कि दो बिंदु आवेशों के बीच बल को ही कूलाम नियम में बतलाया गया है। तो हम अब कूलाम नियम को थोड़ा समझते हैं कि कूलाम नियम क्या बतलाता है। दो आवेशों के बीच बल के बारे में यह प्रयोगों द्वारा कूलाम निश्चित किया। इसको प्रयोग से उन्होंने बतलाए कि दो आवेशों के बीच बल किस तरह का होता। तो कूलॉम्स लॉ की अगर हम बात करें, कूलॉम्स लॉ, कूलाम का नियम, कूलाम नियम केवल लिख सकते हैं हम लोग। कूलाम नियम के अनुसार जैसे मान लो एक बिंदु आवेश यहाँ Q1 है और दूसरा बिंदु आवेश यहाँ पर Q2 है। समझने के लिए हम यहाँ पर दोनों को धन आवेश ले लेते हैं। कुछ भी हो सकता है, दोनों ऋण आवेश भी हो सकते हैं, एक धन एक ऋण भी हो सकता है। आगे इस तरह की बातें जब जिस तरह का होगा तो आगे बतलाएंगे ही हम। अब इस तरह के दो अगर आवेश हैं, मान लो ये धन आवेश और ये ऋण आवेश, सॉरी ये धन आवेश और ये भी आपको धन आवेश, ये हमने दो आवेश ले लिया। इनके बीच कुछ दूरी है, मान लो R है। तो कूलाम द्वारा यह बतलाया गया कि यह आवेश इस आवेश पर बल आरोपित करेगा, प्रतिकर्षण का बल आरोपित करेगा और यह बल आपको इस तरह इधर हो जाएगा। इस बल को आप F21 आप ले सकते हैं और यह आवेश भी इस आवेश पर बल आरोपित करेगा जो प्रतिकर्षण का बल होगा, जो आपको इस तरफ हो जाएगा, यानी कि आप F12 ले सकते हैं। तो बच्चों इस बात को याद रखो कि कूलाम जो नियम दिए उस नियम में दोनों के बीच लगने वाले बल के बारे में बतलाया गया। इसका मतलब क्या है? इसका मीनिंग यह है कि इसके द्वारा लगने वाला यह बल या इसके द्वारा लगने वाला यह बल, इनमें से कोई भी बल, ये दोनों बल परिमाण में बराबर होते हैं भाई, ये बात याद रखना है। या तो इस बल को लिखना हो तो कूलाम नियम, या इस बल को लिखना हो तो कूलाम नियम। अब इस बल के बारे में जो नियम है वो इस तरह का है कि दो बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के बीच कर्मानुपाती होता है एवं यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। ये देखिए, इसके द्वारा
इस पर लगने वाला जो ये बल है दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, इसके द्वारा इधर लगने वाला बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। कूलाम नियम में 3 बातें हैं। पहली बात कि इनके बीच लगने वाला बल, चाहे इस बल का परिमाण लो तो भी एफ, चाहे इस बल का परिमाण लो तो भी एफ, ये एफ जो है यह समानुपाती होगा आपको दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के। तो परिमाण का मतलब यहाँ दोनों आवेश का धनात्मक मान, दोनों आवेश का धनात्मक मान यहाँ चूज करेंगे। और इसका मतलब क्या, मतलब यह गुणनफल अगर ज़्यादा होगा तो बल का परिमाण भी ज़्यादा होगा। इसी तरह जो है यह हुआ कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती, तथा यह बल जो है इन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये 2 बातें। और तीसरी बात यह है कि इनके बीच लगने वाला बल जो है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। यह बल जो है बल विद्युतीय बल, 2 आवेशों के बीच विद्युतीय बल जो है 2 आवेशों के बीच विद्युतीय बल की अगर हम बात करें, विद्युतीय बल आवेशों को मिलाने वाली रेखा का अनुदिश होता है। आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। 3 चीजें हम याद रखेंगे यहाँ। पहली बात कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती का मीनिंग है कि अगर यह गुणनफल अधिक होगा तो बल का मान भी अधिक होगा, तथा यह बल आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अगर यह दूरी हम बड़ा करेंगे तो इनके बीच का जो बल है आवेशों के बीच का बल ये कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और तीसरी बात ये कि दोनों आवेशों के बीच विद्युतीय बल जो है वह आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। अब इस कूलाम नियम को हम लोग गणित के रूप में, मैथमेटिक्स के रूप में, सूत्र के रूप में ला देते हैं इस कूलाम नियम को। तो कूलाम नियम को मैथमेटिक्स के रूप में अगर लाया जाए, कूलम्स लॉ को, दो कोई भी बिंदु आवेश आप ले लीजिए, दोनों धन आवेश हो सकते हैं, दोनों ऋण आवेश हो सकते हैं, एक धन एक ऋण हो सकता है, किसी भी तरह का 2 बिंदु आवेश हमने ले लिया। इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी है r। तो कूलाम नियम के अनुसार, कूलाम नियम के अनुसार दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होगा दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के। अब यहाँ परिमाण का मतलब है कि यदि आवेश ऋण आवेश दिया हो तो उसके धनात्मक मान को ही लेंगे। अब इसके पीछे भी एक कहानी है, इसके पीछे भी यहाँ पर एक बात है। ये परिमाण का गुणनफल के समानुपाती इसलिए लेते हैं ताकि अगर ये आवेश दोनों धन आवेश है और प्रतिकर्षण बल अगर है तो और यदि प्रतिकर्षण बल अगर दोनों ऋण आवेश है तो प्रतिकर्षण बल, और एक धन और एक ऋण है तो आकर्षण बल। अब प्रतिकर्षण बल और आकर्षण बल 2 तरह का बल हमको इस सूत्र में मिलने वाला है। तो ये 2 तरह के जो बल है, प्रतिकर्षण बल और आकर्षण बल, इनको पहचानने के लिए कि कब हम प्रतिकर्षण बल को कैसे दिखाएंगे, आकर्षण बल को कैसे दिखाएंगे, ये पहचानने के लिए यहाँ पर स्टार्ट किया था कि दिया गया कि परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती। क्यों? क्योंकि जब प्रतिकर्षण बल रहेगा तब हम उस बल का चिन्ह, जब प्रतिकर्षण रहेगा तब उस बल का चिन्ह कुछ अलग लिखेंगे, और जब आकर्षण होगा तो उस बल का चिन्ह कुछ अलग लिखेंगे। उस वहां पर पहुंचने के लिए यहां परिमाण वाली बात कही जाती है। ये बात आप दिमाग पर सेट रखेंगे।
और दूसरा है कि दोनों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के बीच कर्मानुपाती होता है। अब इन दोनों बातों को हम एक साथ लिखेंगे तो कहेंगे कि अतः एफ समानुपाती मॉड Q1 इंटू मॉड Q2 बाई आर स्क्वायर। अब इस समानुपाती चिन्ह को जब हटाएंगे तो एक नियतांक लिखेंगे, एक अचर लिखेंगे हम लोग, और इसको हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे अब या एफ बराबर के जो है मॉड Q1 मॉड Q2 बाई आर स्क्वायर। इन दोनों को एक ही मॉड के भीतर भी लिख सकते हैं। एनसीईआरटी में इस तरह का दिया भी आप देख सकते हैं। अब इस के की बात करें, इस के को कूलाम नियतांक कहते हैं या स्थिर वैद्युत बल नियतांक। इस के का मान दो बातों पर निर्भर करता है, दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर और मात्रकों की पद्धति पर, कि आप कौन सी मात्रक की पद्धति इस सूत्र में उपयोग कर रहे हैं, एसआई पद्धति कर रहे हैं कि सीजीएस पद्धति। इसका मतलब क्या है? मतलब बल का, दूरी का और आवेश का कौन सा पद्धति में आप मात्रक चुन रहे हैं, इस बात पर के का मान डिपेंड करेगा। तो जहां के समानुपातिक नियतांक है जो कूलाम नियतांक कहलाता है। अब इस के का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो इस के का मान निर्भर करता है आवेशों के बीच के माध्यम पर और मात्रकों की पद्धति के चयन पर। यानी इस के का मान जो है, के का मान आवेशों के बीच के माध्यम पर तथा मात्रकों के पद्धति के चयन पर निर्भर करता है। अब इसका मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि आवेशों के बीच निर्वात होगा तो इसके का मान कुछ अलग आएगा, या वायु होगा तो कुछ अलग आएगा। अगर ये दोनों आवेश जल में रख देते हैं तो भी इसके का मान कुछ अलग मिलेगा, किसी द्रव में डाल दें तो के का मान कुछ अलग मिलेगा। तो माध्यम पर निर्भर करता है के का मान। दिमाग पर इस बात को रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है बिहार बोर्ड में। और दूसरी बात कि इस के का मान मात्रकों के पद्धति के चयन पर निर्भर करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि इस बल का मात्रक, इस दूरी का मात्रक, आवेश का मात्रक आप एसआई लिए हुए हैं तो इस के का मान अलग मिलेगा। इनका मात्रक सीजीएस में अगर लिए हुए, इनका मात्रक सीजीएस लिया गया है तो इस के का मान अलग मिलेगा। यानी मात्रकों के पद्धति के चयन पर भी निर्भर करता है। अब मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि अब इस कूलाम नियम का जो फॉर्मूला है उस पर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो आप इस बात को समझ गए होंगे। अब इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, वीडियो पीछे करके आप देख लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। यहाँ अब हमने यहाँ पर सीखा कि के को कूलाम नियतांक कहते हैं और के का मान, इस के का मान माध्यम पर और मात्रकों के पद्धति के चयन पर निर्भर करता है। यदि इन दोनों आवेशों को निर्वात में या मुक्त आकाश में रख देते हैं और तब उस स्थिति में और एसआई पद्धति का चयन करते हैं, तब उस स्थिति में इस के का मान जो मिलता वो इतना मिलता 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर मिलता है। कब? जब हम दोनों आवेशों के बीच का माध्यम निर्वात या मुक्ताकाश लेते हैं और एसआई मात्रकों की पद्धति का चयन करते हैं, तब इसके का मान इतना मिलता। अगर सीजीएस पद्धति चयन कर लें और वायु या निर्वात ही लें या मुक्ताकाश लें और सीजीएस पद्धति का अगर चयन कर लें तो इसके का मान 1 मिलेगा।
ये बात आप याद रखिएगा। जब सीजीएस प्रतिबिंब बनाना होगा, जब इन आवेशों का मान सीजीएस में दिया रहेगा, दूरी सीजीएस में दिया रहेगा, तब इसका मान 1 लेंगे। इस तरह से आप दिमाग पर सेट रखिएगा। तो अच्छी तरह से समझ गए होंगे इस के बारे में कि के का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है और कैसे इस के बारे में हम लोग सीखते हैं। अब है कि इस फॉर्मूला को, इस सूत्र को आगे की कठिनाई, सूत्र को का परिमीयकरण किया गया। इस सूत्र का परिमीयकरण किया गया क्योंकि आगे जब इस सूत्र को लेकर बढ़ा जाता था तो कहीं कहीं 4 पाई से कठिनाई होता था, पाई से कठिनाई होता था कहीं कहीं। जब आगे पढ़ते थे विद्युतीय फ्लक्स, आगे पढ़ते थे हम लोग, उसके आगे भी विद्युतीय विभव, गॉस प्रमेय, जब आगे उस तरह की चीज़ों को पढ़ा जाता था तो पाई जो है कठिनाई उत्पन्न करता था। और इसको दूर करने के लिए इसी मान को इस तरह से लिखा गया, के बराबर लिखा गया 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। इसको इप्सिलॉन नॉट या इप्सिलॉन 0 कहते हैं, पढ़ते हैं। इसी चीज को इतना लिखा गया। और अब ये इप्सिलॉन नॉट डिसाइड करता है आवेशों के बीच के माध्यम के बारे में। हाँ, ये तब लेते हैं, लिखा गया, जब आवेशों के बीच वायु या निर्वात हो, या मुक्त आकाश हो। ये भी तो मान उसी समय लिया गया जब आवेशों के बीच वायु या निर्वात या मुक्त आकाश हो, और उसी समय ये लिया गया। अब यहाँ इप्सिलॉन नॉट को हम क्या कहते हैं? इप्सिलॉन नॉट को जो है, इप्सिलॉन नॉट की अगर हम बात करें तो इप्सिलॉन नॉट जो है, इप्सिलॉन 0, इप्सिलॉन नॉट की अगर हम बात करें, आपको हिंदी में इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, इप्सिलॉन नॉट अगर लिख दें हम, तो इसको हम लोग मुक्त आकाश की निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं या मुक्त आकाश का विद्युतशीलता कहते हैं। इप्सिलॉन नॉट को मुक्त आकाश या निर्वात का निरपेक्ष विद्युतशीलता निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, मुक्त आकाश या निर्वात का निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम इसको कहते हैं। अब इस इप्सिलॉन नॉट का मान वायु या निर्वात या मुक्त आकाश के लिए एसआई पद्धति में कितना होता है, इसको भी हम सीख लेते हैं यहाँ पर कि यह मान कितना होता है। तो हम यहाँ पर जो नाम लिखे हैं इप्सिलॉन नॉट को मुक्त आकाश से निर्वात का विद्युतशीलता कहते हैं। इसको अच्छी तरह से आप देख लें, वीडियो पीछे करके आप इस चीज़ को आप पढ़ लेंगे, क्योंकि हमको ये फॉर्मूला तक हम लोग को पहुँचना है, इसलिए हम यहाँ से यहाँ तक नहीं हटाना चाहते हैं। अब इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। इप्सिलॉन नॉट का जो मान है मुक्त आकाश या निर्वात का निरपेक्ष विद्युतशीलता, इसका जो मान है वो कितना होगा? तो एसआई पद्धति में मुक्त आकाश या निर्वात के विद्युतशीलता का मान इप्सिलॉन नॉट बराबर 8.854 गुणे 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, या इप्सिलॉन नॉट बराबर 8.854 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर होता है। बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव ये खूब आया हुआ है, खूब पूछता है बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में। अब मैं आपको ये बतलाने जा रहा हूँ
कि अब हमारा कूलाम नियम से जो सूत्र है वह क्या मिलेगा, फॉर्मूला हमारा क्या मिलेगा। तो अब हम इस यहाँ जो सूत्र पहुँचे हैं कूलाम नियम से, जो हम यहाँ से यहाँ तक जो हमारा फॉर्मूला मिला है, इसमें इस के जगह पर सूत्र को आसानी से याद रखने के लिए हम इतना यूज कर लें तो कहेंगे कि अतः जो है एफ बराबर मिलेगा हम लोगों को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 मॉड Q2 बाई R स्क्वायर। ये हमारा कूलाम नियम से मिला हुआ सूत्र हो गया। और इस फॉर्मूला का सूत्र का उपयोग तभी करेंगे जब दोनों बिंदु आवेश मुक्त आकाश या निर्वात में हो। इसी बारे में ये एप्सिलॉन नॉट हमें ज्ञान देता है, ये माध्यम के बारे में ही बतलाता है। अब मैं एक बात यहाँ बता देना चाहता हूँ कि फॉर्मूला को और भी अच्छी तरह से याद करने के लिए हम इस मॉड को हटा करके और अंडरस्टूड दिमाग पर रखेंगे कि इसको कैसे लिखा जाए। तो हम इस फॉर्मूला को इस तरह से भी लिख सकते हैं। आप यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पर हम इस सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः कूलाम नियम से एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये पूरा के का मान हुआ जिसके बारे में मैंने डिस्कशन किया है कि के का मान आवेशों के बीच के माध्यम पर और मात्रकों के पद्धति के चयन पर निर्भर करता है। तो आप जानबे करते हैं कि अगर ऐसा ही पद्धति में इसके पूरे का मान लें तो हम इतना मान रखेंगे, जब भी सवाल बनाएंगे तो इस पूरे के जगह पर हम इतना मान लेंगे। कंफ्यूज नहीं करना है, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट का मान यहाँ है 8.854 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 8.854 × 10⁻12 फराड पर मीटर। अब ये हमारा निकल गया कूलाम नियम से सूत्र। और मैंने बोल दिया कि इस फॉर्मूला का भी उपयोग हम तभी करेंगे जब दोनों आवेशों के बीच का माध्यम मुक्त आकाश हो या निर्वात हो। अब हम इस बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ से कि कूलाम नियम से जो हमें सूत्र मिला है उसमें जो ये चीज़ है जिसको हम मुक्त आकाश का विद्युतशीलता या मुक्त आकाश का निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं, इसका बीमक हम थोड़ा जान लेते हैं। बिहार बोर्ड में 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन के रूप में आता है। हाँ, एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जब आप इस फॉर्मूला को याद रखेंगे तो ये बात दिमाग पर सेट रखिएगा कि इस Q1 Q2 का जो मान है वो जो भी रहे, अगर ऋण है तो भी यहाँ पर धन यूज कीजिएगा, अगर दोनों ऋण है तो भी दोनों का धन यूज कीजिएगा, अगर दोनों धन तभी धन, एक धन एक ऋण तो भी दोनों को धन। इससे क्या रिजल्ट मिलता है, ये क्यों बनाया गया इस तरह का चीज़? क्योंकि मैंने बोला था ना कि दो आवेशों के बीच 2 तरह का बल होता है, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल। अब आकर्षण का चिन्ह अलग और प्रतिकर्षण बल का चिन्ह अलग लिखने के लिए हम बल के परिमाण की चर्चा पहले हम लोग कर लेते हैं। कूलाम नियम में ये बल का परिमाण मिला हुआ है इस सूत्र से, यही बात दिमाग पर रखिएगा। चिन्ह नहीं है कि आकर्षण बल है तो उसका चिन्ह कैसे लिखें, प्रतिकर्षण बल है तो उसको चिन्ह। अब आपको मैं बता देता हूँ, अगर 2 आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल रहेगा तो उसका चिन्ह धनात्मक लेंगे, लिखेंगे। अगर 2 आवेशों के बीच आकर्षण बल रहेगा तो बल का चिन्ह ऋणात्मक लिखेंगे। इस तरह का परिपाटी यूज हम कर सकते हैं जब 2 बलों के बीच तुलना करना हो, तब अगर न्यूमेरिकल बनाना हो, सवाल करना हो, तब तो आपको बल का परिमाण बनाना है, बल के परिमाण की चिंता करना है, तब तो ये इसी सूत्र से बनाएंगे और आवेशों का धनात्मक मान लेकर के आप काम करेंगे। अब हम डिस्कशन करेंगे इस मुक्त आकाश या निर्वात के विद्युतशीलता के बीमा के बारे में। तो क्वेश्चन मैं यहाँ लिखता हूँ जो बिहार बोर्ड में 2 मार्क्स में आया हुआ है। क्वेश्चन है आपको यहाँ, मुक्त आकाश या निर्वात के विद्युतशीलता की बीमाएं निकालें। ये क्वेश्चन हमारे सामने आपको है। अब इसी सूत्र का उपयोग हम करेंगे, निकालेंगे। आइए निकाल करके हम देखते हैं हम लोग यहाँ कि किस प्रकार से हम लोग ये बीमा निकाल लेते हैं। हमारा ये क्वेश्चन है, हल हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं। कूलाम नियम के सूत्र को हम लेंगे। अब तो मुक्त आकाश का विद्युतशीलता बोल रहा है तो सूत्र यही लेना है। अभी तक हमने सूत्र जो पढ़ा है वो मुक्त आकाश
ये निर्वात में दो आवेश रखे गए, उसके लिए जब किसी अन्य माध्यम में रखेंगे तो उसका डिस्कशन भी मैं करने जा रहा हूँ। पहले इस क्वेश्चन को किया जाए। तो हल हम लोगों का इस प्रकार से है आपको कि चूँकि कूलाम नियम से जो सूत्र मिला है हम लोगों को, ये मिला है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब एप्सिलॉन नॉट का बीमा निकालना है तो इसको इधर लाइए, बल को उधर ले जाइए, तो एप्सिलॉन नॉट को मिलेगा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू Q1 इंटू Q2 बाई 4 पाई FR स्क्वायर। अब इसको लार्ज ब्रैकेट में डाल दीजिए। बीमा निकालने का तरीका आप तो जानबे करते हैं 11 क्लास से ही। तो एप्सिलॉन नॉट का अगर हम बीमा निकालें तो Q1 इंटू Q2 बाई 4 पाई FR स्क्वायर का बीमा निकाला जाए। आवेश का बीमा हम लोग जानते हैं AT, एक आवेश दूसरा आवेश का भी हो जाएगा AT। बल का बीमा अब देखो 4 पाई का बीमा नहीं होता, संख्या का कोई बीमा नहीं होगा। इस बल का बीमा लिखे तो ml T⁻², दूरी है तो L, पावर 2 है तो L स्क्वायर। अब इसको हल कर दो बाबू तो मिलेगा m ऊपर जाएगा तो m⁻⁻1, ये L और ये L स्क्वायर L³ होगा, और ऊपर जाएगा तो L⁻3। इसके बाद T और T स्क्वायर, ये T⁻⁻2 ऊपर जाएगा T⁻⁴। इसके बाद यहाँ A और A स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपको A स्क्वायर। ये आप देख सकते हैं बीमा एप्सिलॉन नॉट का बीमा जो बोर्ड के एग्जाम में, बिहार बोर्ड में 2 मार्क्स में आ चुका है। अब हम आगे डिस्कशन करने जा रहे हैं कि 2 बिंदु आवेशों को किसी अन्य माध्यम में रख दिया जाए तो हम उस बल को कैसे प्राप्त करेंगे। और उसको जानने के लिए हम लोग यहाँ पर एक हेडिंग पढ़ेंगे, किसी माध्यम का अपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। किसी माध्यम का अपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक इंग्लिश में हम कहेंगे इसको रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम, इसकी बात हम करेंगे। अब मैंने कुछ देर पहले बोला था कि 2 बिंदु आवेशों के बीच बल जब हम निकालते हैं तो हमारा सूत्र इस तरह से मिलता है, याद कीजिएगा आप। फार्मूला हमारा ये मिलता है कूलाम नियम से, F बराबर K Q1 Q2 और बाई R स्क्वायर। अभी मैंने बोला कि इस K का मान आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। तो उसी चीज़ को समझने के लिए, चूँकि मुक्त आकाश या निर्वात के लिए K के बारे में जान चुके हैं, 9 × 10⁻9 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, या इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। लेकिन अगर किसी अन्य माध्यम में दोनों आवेश रख दिए जाए तो हम ये सूत्र किस तरह से हो जाएगा, इसको समझने के लिए हम लोग इस चीज़ को पढ़ रहे हैं। अब ये क्या बतलाता है, तो ये इसकी परिभाषा ये है कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों को निर्वात में रखकर उनके बीच लगने वाले बल और उन्हीं 2 बिंदु आवेशों को किसी माध्यम में रखने पर, उनके बीच उसी दूरी के साथ रखने पर उनके बीच लगने वाले बल के अनुपात को किसी माध्यम का अपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। इसका फॉर्मूला हम इस तरह से देते हैं, एप्सिलॉन R या K से डिनोट करते हैं, और इसको हम लिखते हैं 2 बिंदु आवेशों के बीच निर्वात या मुक्त आकाश, निर्वात ले लीजिए या वायु भी ले सकते हैं, 2 बिंदु आवेशों के बीच वायु निर्वात में बल, और बटा 2 बिंदु आवेशों के बीच, उसी 2 बिंदु आवेशों के बीच उसी दूरी के साथ किसी माध्यम में बल। अब एक बात याद रखिए, अगर अब इस चीज़ का मान प्रयोगों से प्राप्त किया जा चुका है, इस अपेक्षिक विद्युतशीलता का मान, अगर यह मान हम लोग को पता रहे और वायु में बल पता हो ही जाएगा। फॉर्मूला पढ़े अभी, जो फॉर्मूला ए बराबर जो ये पढ़े थे ना, ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और मुक्त आकाश या निर्वात के लिए इसका मान तो हम जानते करते 9 × 10⁻9। तो इस बल का मान हमें पता चल जाएगा और ये प्रयोग से हमको दिया रहेगा, और तब इस बल को हम बता सकते हैं।
तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव भी बनता है, कई बार यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी दे देता है। ये हमारा परिभाषा हो गया आपको। ये हो गया निर्वात में बल, निर्वात में बल हो गया, और ये हो गया हम लोग को माध्यम में बल, माध्यम में ये बल हो गया। अब इसके लिए एक फॉर्मूला भी हम और ला देते हैं। आइए हम ला देते हैं, फॉर्मूला को हम लाते हैं, सीखिएगा इस चीज़ को कि सूत्र हम लोग को क्या आएगा। तो मान लीजिए कि दो बिंदु आवेश वायु में रखे गए हैं, वायु में दो बिंदु आवेशों को रखा गया है, इनके बीच की दूरी है r। अब दोनों धनावेश होंगे तो प्रतिकर्षण होगा, दोनों ऋण होंगे तो भी प्रतिकर्षण होगा, एक धन एक ऋण होगा आकर्षण। इसकी चर्चा तो आप जन्म करते हैं और आगे भी हम कर ही देंगे। ये दो आवेश हैं, इनके बीच लगने वाला जो बल है वो बल है आपको Fa बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। अब इन्हीं दो आवेशों को किसी माध्यम में हम रख देते हैं और इसी दूरी के साथ रखते हैं, तो माध्यम में हम बल लिखने जा रहे हैं। माध्यम में हम बल लिखेंगे आपको, माध्यम में अगर हम बल की बात करें Q1 और ये Q2 हो गया और दूरी वही है r। माध्यम में बल को अगर हम लिखें, माध्यम में बल को अगर लिखा जाए तो Fm बराबर हो जाएगा 1/4 पाई। अब ये वाला चीज़ चेंज कर जाएगा, क्योंकि आप तो जानते हैं मैंने इस जब नियम को पढ़ाया, कूलाम नियम को जब मैंने पढ़ाया तो बोला कि यही वाला जो मान है ये चेंज करता है। अब इसमें 4 पाई तो चेंज करेगा नहीं, तो चेंज ये वाला कर जाएगा। अगर मुक्त आकाश है तो एप्सिलॉन नॉट लिखे हैं, उसका मान भी आपको पता है, लेकिन अगर माध्यम हो गया तो ये चीज़ हम कुछ अलग लिखेंगे। अब इसको हम लिखेंगे एप्सिलॉन और Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। यहाँ जो मैंने एप्सिलॉन नॉट लिखा है, यहाँ पर आप देख लीजिए एप्सिलॉन नॉट यहाँ निर्वात का विद्युतशीलता हो गया, निर्वात की विद्युतशीलता। और यहाँ जो मैंने लिखा एप्सिलॉन, ये माध्यम का विद्युतशीलता हो गया। ये निरपेक्ष विद्युतशीलता होता है, माध्यम का विद्युतशीलता, निरपेक्ष खुद का विद्युतशीलता, ये निरपेक्ष विद्युतशीलता हो गया। अब जो है इस परिभाषा को आप लगाइए, एप्सिलॉन r इक्वल टू Fa बाई Fm को अगर लगाइएगा तो हम इसका एक सूत्र लाएंगे, इस एप्सिलॉन r के लिए एक फॉर्मूला लाएंगे। यहाँ पर मैं उस फॉर्मूला को ला देता हूँ। हेडिंग को आप पीछे वीडियो को करके और आप हेडिंग को देख लेंगे आप। तो अब इसका मान हम निकालेंगे आपको, तो एप्सिलॉन r इज इक्वल टू हो जाएगा आपको जो है Fa बाई Fm। यही हो गया माध्यम का अपेक्षिक विद्युतशीलता। इसका मान प्रयोगों से प्राप्त हो चुका है। जल के लिए लगभग 80 होता है, बहुत सारे पदार्थों के लिए भी आपको मिल जाएगा, बहुत सारे पदार्थों के लिए पता चल गया। तो एप्सिलॉन r इक्वल टू Fa का मान वहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये वाला कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट यहाँ से मिलेगा बाबू एप्सिलॉन r बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू मिलेगा, इसको ऊपर ले जाइए 4 पाई एप्सिलॉन बाई 1। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, फार्मूला हम लोगों को मिल गया। आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ, एप्सिलॉन r इक्वल टू मिल जाएगा एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। ये मिल गया अपेक्षिक विद्युतशीलता का सूत्र, ये अपेक्षिक विद्युतशीलता का फॉर्मूला मिल गया, किसी माध्यम का अपेक्षिक विद्युतशीलता। ये हो गया निर्वात का निरपेक्ष विद्युतशीलता, ये हो गया माध्यम का निरपेक्ष विद्युतशीलता, और ये हो गया माध्यम का अपेक्षिक विद्युतशीलता। विद्युतशीलता पर भी चर्चा होगी, डिस्कशन होगा आगे। तो कहने का मतलब ये है कि हमको यहाँ तक पता चल गया, और हम तो यहाँ बता ही चुके हैं कि अगर हमको ये मान पता है और अगर ये बल पता है तो हम इस माध्यम में दो आवेशों के बीच माध्यम में किसी माध्यम में दो आवेश को रख करके बल को बता सकते हैं। ऑब्जेक्टिव भी पूछता है इसके आधार पर या इसके आधार पर, जान लीजिए आप। अब मैं यहाँ बतलाने जा रहा हूँ आपको कि दो आवेशों को जब किसी माध्यम में रखेंगे तो हम उसका सूत्र क्या लिखेंगे, उस फॉर्मूला को और कितना आसान करके लिख सकते हैं, ईजी करके। तो माध्यम में दो आवेशों के बीच बल अगर लिखा जाए, माध्यम में दो बिंदु आवेशों के बीच, दो बिंदु आवेशों
के बीच बल को अगर लिखा जाए यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं आपको जो है, देखिए फॉर्मूला Q1 हो गया और ये Q2 हो गया और ये दूरी हो गया R। और बाबू देखो कि यह माध्यम का अपेक्षिक विद्युतशीलता दिया रहेगा, एप्सिलॉन R है, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। माध्यम का अपेक्षिक विद्युतशीलता, अपेक्षिक विद्युतशीलता, अपेक्षिक विद्युतशीलता इस बराबर एप्सिलॉन R है। और एप्सिलॉन R के लिए फॉर्मूला आप क्या लिख सकते हैं? चलिए ये तो बात हो गया। चलिए एक बार बल को ही लिख लेते हैं सीधे। तो माध्यम में अगर बल को लिखा जाए, माध्यम में बल अगर लिखे तो लिखेंगे F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R²। जैसे हम लोग यहाँ पहुँचे, दिमाग पर रखिएगा कि ये पूरा का पूरा मान, इसमें 4 पाई तो कांस्टेंट है, मतलब ये मान माध्यम पर डिपेंड कर रहा। मुक्त आकाश निर्वात कहता तो एप्सिलॉन नॉट रहता, माध्यम कह दी तो एप्सिलॉन ले लिए। आज अभी एप्सिलॉन का मान इस फॉर्मूला से ले दीजिए, एप्सिलॉन इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, हमारे सामने मिल चुका है, यहाँ से ला लीजिए एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R ले लीजिए और फॉर्मूला यहाँ सेट कर दीजिए। तो FM इज इक्वल टू मिल जाएगा हम लोगों को जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R Q1 Q2 बाई R²। और ये हो गया माध्यम में दो बिंदु आवेशों के बीच बल का जो सूत्र हो गया। हम लोगों को किसी माध्यम में अगर दो आवेश रखे जाए तो हम यहाँ से बल बतला सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि जब कूलाम नियम के सूत्र पर जब सवाल आएगा, न्यूमेरिकल से बनाएंगे, तो थोड़ा मात्रकों के कुछ आवेश के कुछ मात्रकों की जरूरत पड़ेगा। आवेश का ऐसे मात्रक मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। कूलम्ब होता है सीजीएस मात्रक, स्टेट कूलम्ब होता है, या ये सी होता है। और मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ कि भाई कुछ अन्य मात्रक, छोटे कुछ मात्रकों का उपयोग न्यूमेरिकल्स बनाने में हम करते हैं। उन मात्रकों को एक बार हम यहाँ नोट कर लेते हैं, उनकी ज़रूरत है, यानी वैद्युत आवेश के कुछ व्यवहारिक मात्रक, ताकि मैं कूलाम्ब्स लॉ पर कुछ अगर न्यूमेरिकल आपको सिखाऊं जो एग्जाम्स में पूछते हैं, बोर्ड एग्जाम में आता है, तो उसके लिए यहाँ कुछ मात्रकों को हम यहाँ सीखेंगे। तो वैद्युत आवेश के कुछ छोटे व्यवहारिक मात्रक, वैद्युत आवेश के कुछ छोटे व्यवहारिक मात्रक, कुछ छोटे व्यवहारिक मात्रक की अगर हम बात करें तो पहला हम लोगों का है मिली कूलम्ब। मिली कूलम्ब हो जाएगा, आपको सिंबल होगा MC, और 1 मिली कूलम्ब जो होगा 10⁻³ कूलम्ब हो जाएगा आपको। मिली यहाँ पर है 10⁻³ कूलम्ब। दूसरा हम लोग को हो जाएगा माइक्रो कूलम्ब, दूसरा हो जाएगा माइक्रो कूलम्ब। माइक्रो कूलम्ब को संकेत में μc लिखते हैं। और एक माइक्रो कूलम्ब की अगर हम बात करें तो एक माइक्रो कूलम्ब जो होगा वो कितना होगा? तो एक माइक्रो कूलम्ब जो होगा 10⁻⁻6 कूलम्ब होगा। तीसरा की हम बात करें अगर तीसरे वाले बारे में, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि तीसरा हम लोग को नैनो कूलम्ब होगा, नैनो कूलम्ब होगा, और संकेत NC होगा। और एक नैनो कूलम्ब जो होगा 10⁻⁹ कूलम्ब। न्यूमेरिकल्स में ये मात्रक यूज किए जाएंगे, और बिहार बोर्ड के में तो कुछ भी आसान से आसान भी पूछ देता है। और चौथा हम लोग यहाँ बात करेंगे पीको कूलम्ब की बात करें, अगर पीको कूलम्ब की बात करें संकेत PC लिखते हैं। और एक पीको कूलम्ब की बात करें 10⁻⁻12 कूलम्ब होता है। तो कभी सवाल में जो है इन्हीं मात्रकों को दिया रहता है, या हम लोग भी यूज कर लेते हैं, क्योंकि जो कूलाम नियम पढ़ना है वह बिंदु आवेशों के लिए पढ़ना है, या वैसे आवेशित वस्तुओं के बीच बल को पढ़ना है जिन पर आवेश का मात्रा बहुत कम होता है, बहुत थोड़ा होता है, बहुत छोटा आवेश का मात्रा होता है। और इसलिए माइक्रो कूलम्ब, नैनो कूलम्ब, मिली कूलम्ब, पीको कूलम्ब, इनका उपयोग सवाल में सबसे ज़्यादा होता है। अब एक सवाल हम इस पर कर लेते हैं, कूलाम नियम पर एक क्वेश्चन हम यहाँ करते हैं। क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन जो है हम लोग यहाँ कर लेते हैं, फटाफट एक क्वेश्चन डाल लेते हैं। चूँकि अगले वीडियो में हम आएंगे तो अगले वीडियो में आपको हम आगे का बात बतलाएंगे। इसके आगे रिवीजन, ये रिवीजन क्लास है, बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से रिवीजन मैं कर रहा हूँ।
तो एक क्वेश्चन है हम लोग का कि दो बिंदु आवेशों के बीच, दो बिंदु आवेश 3 माइक्रोकूलम तथा 9 माइक्रोकूलम निर्वात में एक दूसरे से 3 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं, इनके बीच विद्युतीय बल निकालें। ये हमारा क्वेश्चन है। आपको अब हल देखिए क्या करते हैं। पहला आवेश Q1 जो है वह 3 माइक्रोकूलम हो गया, दूसरा आवेश Q2 जो है ये 9 माइक्रोकूलम हो गया। इनके बीच की जो दूरी है ये 3 सेंटीमीटर है। और जब हम सवाल बनाएंगे तो जो सूत्र हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पर, ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, आपको जो है ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था निर्वात के लिए, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब इसमें जब हम हर चीज़ को SI मात्रक में यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो भाई हम इस दूरी को भी SI मात्रक में लिखेंगे। तो दूरी यहाँ हमारे यहाँ 3 सेंटीमीटर दिया हुआ, इस दूरी को हम मीटर में बदलें तो 3 गुणे 3 सेंटीमीटर को लिखेंगे तो 3 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। आइए अब इसमें हम लोग मान को रख लेते हैं, सवाल को हम बना लेते हैं। तो F बराबर होगा, इसका मान मैंने आज ही पढ़ाया है, 9 × 10⁹। Q1 का मान जो है 3 × 10⁻⁶, Q2 का मान जो है 9 × 10⁻⁶। ये -6 वाला कंसेप्ट कहाँ से आ रहा? क्योंकि माइक्रोकूलम के बारे में अभी मैंने बताया आपको, यहाँ मान रख देता हूँ, नहीं इधर दूर था। तो 9 × 10⁹ × 3 × 10⁻⁶ इंटू 9 × 10⁻⁶ और बाई 3 × 10⁻² का होल स्क्वायर की बात करेंगे। इसको हम लोग हल अप कर सकते हैं। तो F = हो जाएगा 9 × 9 × 3 × 10⁻³ ये -100 -12 और 9 है तो -3 हो जाएगा और बटा हो जाएगा 9 × 10⁻⁴। ये -4 है। अब 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। F = 9 27 और गुणे ये देखिए 10 ऊपर चला जाएगा तो F = हो जाएगा 270 न्यूटन। और इस प्रकार आपका सर ने आंसर हो गया। अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कुछ न्यूमेरिकल्स इस पर और भी जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे, और बहुल आवेशों के बीच बल, यानी बहुत सारे बिंदु आवेश हैं और किसी एक आवेश पर बल कैसे निकलेगा, कूलाम नियम की सीमा क्या है, वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र का डेफिनीशन, किसी एक बिंदु आवेश का विद्युतीय क्षेत्र, बहुत सारे आवेशों का नेट विद्युतीय क्षेत्र, समरूप विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है, असमरूप विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है, और किसी बाह्य विद्युतीय क्षेत्र में किसी आवेश को रखें तो जहाँ रखेंगे उस बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या वहाँ का क्षेत्र बदल जाएगा, क्या इसका अपना कुछ क्षेत्र वहाँ पर होगा क्या, और वो कितना वहाँ बल अनुभव करेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन अगला वीडियो आएगा और अगला वीडियो हम लोग डालेंगे तुरंत बहुत जल्दी। और इतना आप पढ़ें, पहले रिवीजन करें, ये रिवीजन के लिए आपको डाला गया है। धन्यवाद।